नमस्कार, मैं रविश कुमार। आप देख रहे हैं देश की बात। 6 से 7 आर्थिक रूप से कमजोर ईडब्ल्यूएस लोगों को 10% आरक्षण मिला है, लेकिन इन्हें अब उम्र सीमा में छूट चाहिए। इसलिए ट्विटर पर ट्रेंड प्रदर्शन कर रहे हैं। हैशटैग है फाइट फॉर ईडब्ल्यूएस एज रिलैक्सेशन, इसका नाम है। सौरभ ने भगवान भोले की तस्वीर ट्वीट कर कहा है कि सावन में एज रिलैक्सेशन तो बनता है। इस तस्वीर में आंख से आंसू टपक रहे हैं। गौरव मिश्रा ने इसे कोविड-19 से जोड़ा है। लिखा है, वर्ल्ड बैंक का कहना है कि कोविड-19 से 6 करोड़ लोग भीषण गरीबी में जाएंगे। ईडब्ल्यूएस काफी कमजोर हैं, इन्हें एज रिलैक्सेशन चाहिए। समय निकल रहा है, पोस्ट कोविड इम्तिहानों के लिए तैयारी करनी है। इन सभी ने ट्वीट किया है कि कश्मीर और गुजरात में उम्र सीमा में छूट मिली है। केंद्र सरकार की परीक्षाओं में भी ऐसी रियायत मिलनी चाहिए और जल्दी मिलनी चाहिए। आप सभी को पता है कि सरकारी नौकरियों की क्या हालत है। ना भर्तियां आ रही हैं, ना आई हुई भर्तियों का रिजल्ट आ रहा है। सरकारी नौकरी खत्म होती जा रही है। चिंता उसकी नहीं है, इसकी है कि उम्र सीमा में छूट मिले। ठीक है, बाकी कैटेगरी से बराबरी चाहते हैं, लेकिन सब मिलकर यह तो पूछ लें कि उम्र सीमा में छूट किस लिए चाहिए और 5 साल इंतजार करने के लिए। फिलहाल इतना इनका फोकस है कि एज रिलैक्सेशन मिले और उस सीमा के भीतर हर बार परीक्षा देने की छूट मिले। यही नहीं, विशाल कुमार नामक एक युवक ने दिल्ली से पत्र लिखा है कि मैं विशाल कुमार यादव डीएमआरसी द्वारा जारी 8 मई को जूनियर इंजीनियर सिविल परीक्षा के परिणाम में सेलेक्ट हुआ था। मेरा रैंक 129 की लिस्ट में 82 था, शायद ओबीसी में फर्स्ट। फिर 2 महीने बाद डीएमआरसी द्वारा रिवाइज्ड रिजल्ट जारी किया गया। इसमें पोस्ट की संख्या 139 से घटाकर 100 कर दी गई। कोरोना का हवाला देते हुए ओबीसी की वैकेंसी 16 से घटाकर 5 कर दी गई और 5 सीट क्वालिफाइड विथ रिलैक्स्ड के तहत ओवर एज वालों को दे दी गई, जिससे ओबीसी का कट ऑफ जनरल से अधिक हो गया। एक तरह से देखा जाए तो ओबीसी की वैकेंसी निल हो गई, शून्य हो गई। सर, हमारा कोई नहीं है, अगर आप इसे डीएमआरसी तक पहुंचाएं तो हम आपका हृदय से आभारी होंगे। उधर विकास दुबे पर इनाम राशि का ही प्रमोशन हो रहा है। विकास दुबे पकड़ा नहीं गया अभी तक। 25,000 से 2 लाख और अब 5 लाख 2.5 लाख हो गया है। और यही नहीं, इंस्पेक्टर विनय तिवारी को अब अरेस्ट कर लिया गया है, जिनकी शिकायत शहीद देवेंद्र मिश्र ने अपने पत्र में की थी कि इनकी सत्यनिष्ठा संदिग्ध है। विकास के 2 साथी फरीदाबाद से गिरफ्तार हुए हैं। न्यू इंदिरा नगर से प्रभात और अंकुर की गिरफ्तारी हुई है। क्या विकास दुबे यहां छिपा था? फरीदाबाद पुलिस को सीसीटीवी फुटेज मिला है, जिसमें एक संदिग्ध युवक नजर आ रहा है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक ये विकास दुबे है, जो होटल से निकलने के बाद ऑटो में बैठकर आगे कहीं और जा रहा था। एडीजी प्रशांत कुमार ने कहा है कि प्रभात से 2 पिस्टलें मिली हैं। पिस्टल पुलिस की थी। मुठभेड़ वाली रात पुलिस से 5 हथियार छीन लिए गए थे। अभी तक AK-47 और एक इंसास राइफल नहीं मिली है। मुकेश सेंगर की रिपोर्ट। यूपी का मोस्ट वांटेड और 8 पुलिसकर्मियों की हत्या का आरोपी विकास दुबे फरीदाबाद के इसी घर में छुपा हुआ था। ये फरीदाबाद का सेक्टर 87 है और न्यू इंदिरा कॉम्प्लेक्स से ये घर है अंकुर मिश्रा का। दरअसल कल फरीदाबाद पुलिस को जानकारी मिली कि विकास अपने साथियों के साथ यहाँ पर छुपा हुआ है। उसके बाद फरीदाबाद पुलिस ने घर में छापेमारी की और छापेमारी के दौरान एक शख्स ने पुलिस पर ऊपर छत से फायरिंग की। बाद में पुलिस ने भी फायरिंग की और उसके बाद यहां से 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें एक अंकुर मिश्रा जिसका ये घर है, उसके पिता श्रवण कुमार और प्रभात, ये 3 लोग गिरफ्तार हुए हैं। प्रभात विकास दुबे का काफ़ी क्लोज साथी है, जो कि विकास के साथ कानपुर से यहाँ पर आया था और विकास के साथ में अमर दुबे नाम का शख्स भी आया था, जिसका हमीरपुर में इनकाउंटर हो गया है, लेकिन अमर दुबे बाद में यहाँ से वापस लौट गया था। तो विकास दुबे
यहाँ पर नहीं मिला पुलिस को, यहाँ से गायब मिला। लेकिन विकास दुबे का साथी प्रभात यहाँ से पकड़ा गया है। उसके साथ में घर का मालिक श्रवण कुमार और अंकुर मिश्रा जो उसका बेटा है, ये तीनों गिरफ्तार हो गए हैं। अंकुर मिश्रा और श्रवण कुमार भी कानपुर के रहने वाले हैं और कहा जा रहा है कि विकास के रिश्तेदार हैं और इन्हीं ने विकास को यहाँ पर छुपाया हुआ था। इस घर के अंदर से पुलिस को प्रभात के पास से 4 पिस्टल मिली हैं, जिनमें 2 पिस्टल 9 mm की हैं, यानी सरकारी पिस्टल हैं। ये वही पिस्टल हैं जो कानपुर में पुलिस कर्मियों से लूटी गई थी। इसके अलावा 44 जिंदा कारतूस मिले हैं और 6 और कारतूस बरामद हुए हैं। कुल 50 कारतूस मिले हैं। ये जो पूरा इलाका है काफ़ी फरीदाबाद का सुनसान सा इलाका है। एक नई कॉलोनी है जो कि कुछ दिन पहले ही बसी है। तो अभी यहाँ पर काफ़ी सारे नए मकान हैं। इस मकान के आसपास का जो इलाका है, आप देखें कि पानी भरा हुआ है, खाली इलाका है। तो सुनसान सी कॉलोनी है और कहा जा रहा है कि विकास कानपुर से अपने 2 साथियों प्रभात और अमर दुबे के साथ यहीं पर आया था, लेकिन बाद में अमर दुबे वापस लौट गया। लेकिन विकास प्रभात के साथ यहाँ पर रुका हुआ था। तो कल मुठभेड़ के बाद पुलिस ने इनको पकड़ा है। ये लोग सेक्टर 19 के एक होटल भी गए थे, ओयो होटल, वहाँ पर रूम लेने की कोशिश की थी, लेकिन रूम नहीं मिला क्योंकि जो आईडी थी उसमें फ़ोटो काफ़ी धुंधली थी और संदिग्ध आईडी होने के चलते होटल के मालिक ने इनको रूम नहीं दिया। लेकिन होटल के सीसीटीवी कैमरे में इनकी जो फोटो थी विकास दुबे की वो कैद हो गई, जिसके बाद गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद, ग्रेटर नोएडा, नोएडा, दिल्ली, इन तमाम जगहों पर अलर्ट कर दिया गया है। तमाम जगहों पर विकास की सरगर्मी से तलाश की जा रही है क्योंकि आशंका ये है कि विकास कहीं आसपास के शहरों में या फिर फरीदाबाद में कहीं छुपा हो सकता है, इसलिए उसकी तलाश लगातार जारी है। आप देखें कि तमाम जो पड़ोसी हैं वो भी यहाँ पर उस वक्त मौजूद थे जब पुलिस ने मुठभेड़ की। एक महिला से मैं बात करता हूँ। मैडम, कितने बजे कल पुलिस आई थी? ऐसा कोई 1 बज रहा होगा। 1 बजे थे। कितने पुलिस वाले आए थे? 8 गाड़ी। अच्छा, उसके बाद फायरिंग वगैरह हुई? हमें नहीं पता उसका, हम तो अंदर कर दिए। अच्छा। अगर बच्चे ने लेकर अंदर जाओ, हमें नहीं पता। पता नहीं आपको? हाँ, नहीं। अच्छा, कितने लोग पकड़े गए, कुछ जानकारी नहीं मिल पाई है? अब बता तो रहे हैं आप, 3 लोग पकड़े गए। तो ये जो श्रवण मिश्रा हैं, जो घर के मालिक हैं, उनके बारे में कहा जा रहा है कि वो ठेकेदारी करते हैं। उनके बेटे को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। कुल 3 लोग गिरफ्तार हुए हैं और अब विकास की तलाश जारी है। फरीदाबाद से कैमरामैन गोपाल सिंह के साथ मैं मुकेश सिंह, एनडीटीवी इंडिया। उधर हमीरपुर में विकास के एक साथी को एनकाउंटर में मार दिया गया। अमर दुबे इसका नाम है और एक और सहयोगी श्यामू वाजपेयी गिरफ्तार हुआ है। संजीव दुबे और जहान यादव को कानपुर से गिरफ्तार किया गया है। कमाल खान से अब हम बात करना चाहते हैं। कमाल, ऐसा लग रहा है कि यूपी की पुलिस विकास दुबे की परछाई के पीछे तक तो पहुंच गई है। फरीदाबाद के इस गिरफ्तारी के बाद उसके हाथ में जरूर कुछ ना कुछ सुराग हाथ लगे होंगे कि कुछ पता चला होगा कि विकास दुबे के पास इस वक्त भागने के लिए क्या क्या है, बचने के लिए कौन कौन से रास्ते हैं। कमाल जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, जो प्रभात को पुलिस कस्टडी मिल गई है वहां पे अदालत से, फरीदाबाद से, तो ये पुलिस के लिए एक बड़ी उपलब्धि है क्योंकि एक ऐसा शख्स पुलिस के हाथ लग गया है जो सीधे उसके साथ गांव से भाग करके अलग अलग जगहों से होते हुए यहाँ पे पहुंचा था फरीदाबाद में और उसके साथ रह रहा था। तो जाहिर सी बात है कि वो उसका साथी है फरारी के वक्त का और इस दौर में उसके पास क्या पैसा है, क्या असलहे हैं, वो कहाँ जाना चाहता है, कौन सा मोबाइल सिम कार्ड इस्तेमाल कर रहा है, ये सारी जानकारी प्रभात के पास होगी जिसने उसको फरारी में वहां लेके गया था या उसके साथ रह रहा था। तो ये बड़ी जानकारी है और वहां से लखनऊ आता है ट्रांजिट रिमांड पे और पुलिस उसको कस्टडी में, अपने पुलिस की कस्टडी मिल गई है। पूछताछ करती है तो शायद उसके बारे में बहुत सारी चीजें पता चल पाएंगी। कमाल, ये विनय तिवारी को अरेस्ट किया गया है, इनके साथ किसी और को भी अरेस्ट किया गया है और जो कानपुर में गिरफ्तारियां हुई हैं, क्या जो लोग गिरफ्तार किए गए हैं वो भी घटना की रात बिकरू गांव में विकास दुबे के साथ थे? ये सब वो लोग हैं जिनके खिलाफ एक एफआईआर की गई है। शायद इनमें एक शख्स है जिसका एफआईआर में अभी नाम नहीं है या बाद में ऐड कर दिया गया होगा, क्योंकि 18 लोग नामजद हैं और बहुत सारे लोग अज्ञात हैं। तो ये ज्यादातर लोग जो पकड़े गए हैं ऑलमोस्ट सभी
ये वो लोग हैं जिनका फोटो छाप करके इश्तिहार किया गया है कि ये फरार हैं और वांटेड हैं और उस रात घटना में शामिल थे। और जहां तक विनय तिवारी का संबंध है, विनय तिवारी के साथ एक के शर्मा नाम के एक एसआई गिरफ्तार हुए हैं। के शर्मा विकास दुबे के बिकरू गांव के उस बीट के दरोगा थे और उनका कहना है कि एक दिन, जिस दिन ये घटना हुई है, दिन में उसके पास विकास दुबे का फोन भी आया था। ये मोबाइल की जो जांच पड़ताल की गई उससे पता किया गया है। तो पुलिस का कहना है कि विनय तिवारी और के शर्मा, इन दोनों लोगों ने पुलिस के मूवमेंट की पूरी जानकारी विकास दुबे को दी है, जिसकी वजह से पुलिस के विकास दुबे ने उनको मारने के लिए तैयारियां की और मार डाला। ठीक जी, बहुत बहुत शुक्रिया कमाल जानकारी देने के लिए। ऐसा लगता है कि अब पुलिस विकास दुबे के पीछे करीब पहुंचती चली जा रही है। सवाल यही है कि जो किसी भी बड़े अपराधी के साथ, इस तरह के दुर्दांत अपराधी के साथ होता है कि जिंदा पकड़ेगी या विकास दुबे एनकाउंटर में मार दिया जाएगा। जिंदा अगर पकड़ा जाएगा तो बहुत सारे राज सामने आएंगे। अब बढ़ते हैं परिमल की तरफ। आपको याद होगा कि 2 जुलाई को आईसीएमआर, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने तमाम भारत बायोटेक और 12 अस्पतालों को पत्र लिखा था कि आपने दवा, कोविड-19 की दवा के ट्रायल में तेजी लाइए और 15 अगस्त तक वैक्सीन बना दीजिए। बाद में उसमें अदल बदल हो गया, लेकिन परिमल ने अलग से अनुसंधान किया है कि परिमल आप बताएं कि ये जो पत्र आया था कि 15 अगस्त तक दवा ला देनी चाहिए, जो एक अव्यवहारिक डेडलाइन थी, भावुक लोग फिर भी कहते हैं अच्छा तो था, जल्दी बना दें। तो कोई बाबा जी की पुड़िया तो बनानी नहीं है, जो लोगों पे ट्रायल करने तो इसकी एक प्रक्रिया होती है। पर आपने जो देखा है, क्या ये ट्रायल अब अभी तक शुरू हुआ है किसी भी स्तर पर जो आपने रिसर्च किया है परिमल? नहीं, जितने इंस्टीट्यूट्स का नाम था, 12 हॉस्पिटल या इंस्टीट्यूट जहां पे ट्रायल होना था, आज तक वो ट्रायल शुरू नहीं हो पाया है। और जो बात हमारी हुई है कुछ और लोगों से, वो अभी भी वक्त लगेगा उस ट्रायल को शुरू करने को लेकर, क्योंकि कंसर्न बहुत ज़्यादा है एथिक्स कमेटी को लेकर, एथिक्स कमेटी के, क्योंकि ये ह्यूमन ट्रायल है और उसमें कोई सेफ्टी से समझौता नहीं किया जा सकता। और यही बड़ी वजह है कि एम्स दिल्ली ने सीधे तौर पे इस पे सवाल उठाया है कि जो प्रक्रिया बताई गई है, मेथोडोलॉजी सही है, लेकिन उसके कुछ कंसर्न है, जिस कंसर्न को एड्रेस करने के बाद ही ये मुमकिन हो सकता है कि ट्रायल शुरू हो। कई सारे जितने भी हॉस्पिटल हैं उसमें से 12 हॉस्पिटल में हमारी बात हुई और कहीं भी ये ट्रायल आज तक शुरू नहीं हो पाया है। जिस चिट्ठी के बाद ये शोर मचना शुरू हो गया था और जिसमें बहस भी छिड़ी थी और जो सवालों के घेरे में भी था कि 15 अगस्त तक वैक्सीन लॉन्च हो जाएगी, और उसके जो सबसे बड़ा नींव था वो ह्यूमन ट्रायल का पहला फेज था। जो पहला फेज शुरू होना था, 7 तारीख की डेडलाइन दी गई थी, वो अभी तक शुरू नहीं हुआ। और पहले फेज में 125 375 लोगों पे ये ट्रायल होना था और कुल करीब 1150 लोग हैं जिस पे ये ह्यूमन ट्रायल होना है और जिसके रिजल्ट के आधार पे ये तय होगा कि ये वैक्सीन कितनी कारगर है। लेकिन जिस बात को लेकर दावा किया गया था, जिस ट्रायल को लेकर कि इसकी शुरुआत हो जाएगी, उसकी वो शुरुआत जो है अभी तक फिलहाल नहीं हो पाई है। किसी भी इंस्टीट्यूट ने उसकी शुरुआत नहीं की है, जबकि चिट्ठी बहुत सख्त लहजे में लिखा गया था आईसीएमआर चीफ की तरफ से कि किसी भी सूरत हाल में ये ट्रायल शुरू हो जाना चाहिए, क्योंकि इसकी निगरानी सबसे ऊपरी स्तर से हो रही है और इसमें अगर कोई गलती या चूक होती है तो उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस बात का भी चिट्ठी में जिक्र था। तो परिमल, अब इससे साफ है कि वैसे भी 15 अगस्त तक वैक्सीन आने की कोई संभावना नहीं थी। हर जगह 12 से 18 महीने लगेंगे, ये ह्यूमन ट्रायल है। तो अब उस पत्र का या उस आदेश का कोई मतलब नहीं है। इससे उस पत्र से यह भी लगा था, आदेश की तो आलोचना हुई कि जैसे हर कुछ सेटअप हो चुका है। अब पता चल रहा है कि बिना तैयारी के, बिना चीज़ों के सेटअप किए हुए आपने पत्र जारी कर दिए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया परिमल ये जानकारी देने के लिए। हमारे साथ मनीष हैं, हम चलेंगे पटना, जहां पर 7 दिनों के लिए लॉकडाउन किया गया है। बिहार से कोविड-19 को लेकर आने वाली खबरें बहुत निराशाजनक है। लगातार कई महीनों से मनीष इस पर जोर दे रहे हैं कि टेस्टिंग भी कम हो रही है और अब वहां पर संख्या भी ज्यादा है। मनीष, बताइए कि पटना में लॉकडाउन की नौबत क्यों आई है? क्या कौन सी अलग 2 दिनों में नई परिस्थिति पैदा हो गई है, या फिर मुख्यमंत्री के घर ये बीमारी उनके घर तक पहुंची है, महामारी, इस कारण ये फैसला लिया गया है?
यह एक बहुत ही बड़ा कारण रहा है कि मुख्यमंत्री निवास तक कोरोना का जो वायरस है वो पहुंच गया। दूसरी बात यह है कि मुख्यमंत्री आवास से जो वहां पर काम करने वाले कर्मचारियों का जो सैंपल गया उसमें 2 से ज़्यादा लोगों का सैंपल जो है पॉजिटिव पाया गया। तीसरी बात यह है कि बिहार में कई सारे विधायक मंत्री वो भी पॉजिटिव पाए गए हैं। विधान परिषद के सभापति पूरे परिवार के साथ पॉजिटिव हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है रवीश कि अब दिनों दिन आज 749 लोग जो हैं कोरोना पॉजिटिव पिछले 24 घंटे में पाए गए हैं। लेकिन बिहार में 749 उस समय लोग पॉजिटिव पाए गए हैं जब आपने 6200 से कुछ अधिक आपने टेस्टिंग की है। बिहार की समस्या यह नहीं है कि यहाँ वीवीआईपी इलाके में कोरोना का वायरस पहुँच गया है। बिहार की सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि यहाँ पर जो बीजेपी के हाथ में स्वास्थ्य मंत्रालय है, केंद्र में उनकी सरकार है, उसके बावजूद आज तक 13 करोड़ की जनसंख्या वाले बिहार में 10,000 टेस्टिंग नहीं हो पाया है। कल तो ये नौबत आ गई थी, अगर आपको याद हो कि नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत ने एक ट्वीट किया था कि पर मिलियन टेस्टिंग यानी कि 10 लाख में जो टेस्टिंग है वो बिहार में पूरे देश में सबसे कम है। उसके बाद उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने यह दावा किया कि 9,000 टेस्टिंग यहाँ पर हो रही है। तो विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने उन्हें कहा कि सुशील मोदी जी आप एक दिन का रिकॉर्ड हमें दिखा दीजिए कि यहाँ पर 9,000 टेस्टिंग हुई है तो हम राजनीति से संन्यास ले लेंगे। लेकिन सुशील मोदी की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। लेकिन हाँ, आज सुशील मोदी हो या बीजेपी के जो वरिष्ठ नेता हों वो अपनी पार्टी के दफ्तर में सुबह 11 बजे से लेकर शाम तक वो वर्चुअल मीटिंग कर रहे हैं, जिलावार मीटिंग कर रहे हैं। और यही बिहार की आज सबसे बड़ी चिंता का कारण यह है कि कहीं ना कहीं एक इम्प्रेशन, एक परसेप्शन ये बनता जा रहा है कि यहाँ पर टेस्टिंग इसलिए कम रखी जा रही है कि ज़्यादा मरीज ना आए। ज़्यादा मरीज आएंगे तो हो सकता है कि जो विधानसभा का चुनाव है वो टल ना जाए और इसके कारण जो है वो आम लोग पिस रहे हैं। राजधानी पटना में फिर से लॉकडाउन 7 दिनों के लिए होगा, लेकिन लोगों को लग रहा है कि जैसे जैसे बारिश होगी, बाढ़ आएगा, लोगों को शेल्टर कैंप में जाना होगा रवीश, उस समय ये संक्रमण और अधिक फैलेगा। और इस सब का कारण एक ही है कि जब बिहार में प्रवासी मजदूर आ रहे थे उस समय उनकी टेस्टिंग, रैंडम टेस्टिंग जो शुरू की गई थी उस पर कहीं ना कहीं रोक लगाई गई है। और ये जो नेताओं का, खासकर जो सत्ता में बैठे नेता हैं, उनको ये, अगर उनके अंदर में ये एक बात बैठी हुई है कि कम टेस्टिंग कराने से कम लोग पॉजिटिव पाए जाएंगे, लेकिन वो इस चीज़ को फैक्टर इन नहीं कर रहे हैं कि अगर आप कम टेस्टिंग कराते हैं तो वायरस और फैलता है और आने वाले दिनों में आपको खामियाजा खुद उठाना पड़ रहा है। आज ये नौबत है बिहार में कि मुख्यमंत्री जो है किसी से बातचीत नहीं कर रहे हैं, वो अपने घर में, उन्हें बंद रहना, एक तरह से आइसोलेट होना पड़ रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि बिहार की स्थिति कितनी भयावह है। रवीश जी, बहुत बहुत शुक्रिया मनीष। आप लगातार कह रहे हैं कि एक प्रदेश जो 13 करोड़ की आबादी का है और वहां पर कोविड-19 की ये तैयारी है। कम टेस्टिंग की वजह यह भी है कि पोल ना खुल जाए, इसलिए चुनाव का तुरंत वहां पर ऐलान कर दिया गया। पटना शहर में अव्यवस्था की तमाम खबरें आ रही हैं, लोग टूट जा रहे हैं, अस्पताल दर अस्पताल भटक रहे हैं और तैश में आके हमें लिख रहे हैं। तो हम क्या कर सकते हैं जब आपके नेता, रहनुमा 15 साल पहले के लालू यादव पर ट्वीट कर अपनी राजनीतिक प्रासंगिकता बचा रहे हैं? तो सुशील मोदी को यह जवाब देना चाहिए था कि इस वक्त जब वो उप मुख्यमंत्री हैं और पिछले 15 साल से और इन 24 मार्च के बाद से तो हैं ही वो, तो उस दौरान उन्होंने क्या तैयारी की है। ये जो लापरवाही का आलम था, बिहार की जनता को भुगतना ना पड़े, यही हम दुआ करते हैं। लेकिन शुरू से ही हम लोग इस बात को लेकर चेता रहे थे कि बिहार में कोविड-19 की तैयारी को लेकर स्थितियां ठीक नहीं हैं। अब अगर पटना में लॉकडाउन किया गया है, वो नौबत आई है तो वो आने दिया गया है, उसकी तैयारी उसमें छूट दी गई है ताकि ये बीमारी नियंत्रण से बाहर चली जाए। सोचिए कितने परिवारों पर मुसीबतों का पहाड़ टूटा है, नेताओं को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। आप उनके ट्विटर हैंडल पर जाकर देखिए, वैचारिक अय्याशियों का रेला लगा हुआ है और आम आदमी भटक रहा है अस्पतालों को, रातों को यहां वहां से हम पत्रकारों को फोन करके रात रात भर जगा रहा है कि अस्पताल में जगह दिला दीजिए, जैसे कि स्वास्थ्य मंत्री उसने हमें बनाया है। तो ये जो एक स्थिति है उसको आपको समय के रहते देख लेने की है। बिहार से, कटिहार से एक किसान ने मैसेज किया कि गेहूं की जो खरीद मूल्य है वो सरकार ने कुछ और तय की है, लेकिन 1000 रुपए क्विंटल भी कोई लेने वाला नहीं है। किसानों को घाटा हो रहा है, लागत में बर्बादी हो रही है। तो हम क्या कर सकते हैं? हम ये आवाज उठा सकते हैं, प्रोपेगेंडा हिंदू मुस्लिम छोड़ के मूल काम कर सकते हैं।
राजस्थान के किसानों ने जयपुर में प्रदर्शन किया है। ये वीडियो रिपोर्ट देखिए, लौट कर आते हैं तो ब्रेक के बाद कुछ और बात करते हैं। अरे हम किसान हैं, हम अन्नदाता। पहले तो आप हमारी 1000 रुपए की जेब काटो और फिर कहो 100 रुपए दे रहे हैं हम आपको, एक साल में 6000 देंगे, 3 किस्तों में देंगे, एक किस्त में 2000 देंगे। आप कह दो ना आदमी और सब आजाद है, तो हम सुधार में भी विश्वास रखते हैं। हम केवल ये हाँ हुआ तो विश्वास नहीं रखते। राजस्थान सरकार में भी हलचल है, हम कोई जोश दिखाने नहीं आए, हम वीर है, सिद्ध करने नहीं आए। जिंदाबाद जिंदाबाद। और हमारी बात में कोई फर्क नहीं आएगा, हम जो कहेंगे वही करेंगे। न्याय चाहिए, न्याय चाहिए, न्याय चाहिए। मेरे गांव में 5 बैंड है, तो कम से कम अगर वो 15 से अगर 20 जनों को भी रोजगार देते तो लगभग 100 जनों को रोजगार मेरे गांव के माध्यम से आम आदमी को रोजगार मिलता है, कलाकारों को रोजगार मिलता है। अब हमारे पास रोजगार नहीं है तो हम उन्हें कारीगरों को रोजगार कहां से दें? सरकार ने सबको दिया, लॉकडाउन के बाद हर एक धंधा चल गया, लेकिन बैंड बाजे वालों का नहीं चला। तो आपने देखा कि किस तरह से जो हमारे बैंड मास्टर हैं, कलाकार हैं, कई तरह के बड़े आर्टिस्टों के साथ भी जो कलाकार हैं वो सब बहुत परेशानी से गुजर रहे हैं। मैं 3 महीने से कह रहा हूं कि कम से कम अलग अलग जो संस्कृति मंत्रालय के लोग हैं, अफसर हैं, उनके पास बजट है, वो उस पैसे से अपने कलाकारों की मदद करें। उम्मीद है कि जल्दी ही उनकी नज़र जाएगी। जादूगर भी बहुत परेशान है क्योंकि असली जादूगर हमारे नेता हो गए हैं और ये कोविड के दौर में बहुत परेशान हैं। जादू दिखाएं भी तो किसे दिखाएं, क्योंकि जिंदगी से जादू गायब है। अनुराग द्वारी ने एक रिपोर्ट भेजी है कि भोपाल के कैमरा पर्सन जो डिप्लोमा कैमरा पर्सन को सिखाया करते थे, अब रोजगार के अवसर बंद हो गए हैं, सब्जी बेच रहे हैं। बहुत सारे पत्रकार, कैमरा पर्सन, टेक्निकल स्टाफ हमारे ही पेशे के बेरोजगार हो गए हैं। मोहित खान नियाजी पहले एक न्यूज़ चैनल में कैमरामैन थे, बाद में एक यूनिवर्सिटी में फील्ड कैमरामैन बने, लॉकडाउन में नौकरी चली गई, अब भोपाल के जवाहर चौक में सब्जी का ठेला लगाते हैं। जैसे ही लॉकडाउन चालू हुआ, कोविड-19 की वजह से मेरी नौकरी चली गई। HR का फ़ोन आया मेरे पास कि आपकी सेवाएं समाप्त की जाती हैं। फिर मैं परेशान हो गया, कुछ समझ में नहीं आया मैं क्या करूं। घर पे बीवी थी, बच्चे थे, एक माँ है, सबको किसी को बता भी नहीं सकता था। फिर बाहर थोड़ा निकल के देखा मैंने सब्जी वालों को सब्जी बेचते हुए, तो मैंने सोचा कुछ तो करना पड़ेगा लॉकडाउन में। तो फिर मैंने सब्जी का ठेला लगाया और आज सब्जी बेच रहा हूँ मैं। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूँ, क्योंकि अच्छी जॉब थी, वेल सेटल था, सारी चीज़ अच्छी थी, और सडनली ऐसा हो गया तो दिमाग ने काम करना बंद कर दिया। 10-15 दिन तो मैंने घर पे बताया ही नहीं। फिर उसके बाद धीरे धीरे मैं डिप्रेशन से बाहर निकला। फिर मैंने सोचा कुछ तो करनी पड़ेगा। काश होशंगाबाद के राहुल ऐसे ही जादू से नोट बना पाते। पिछले 8 साल से अलग अलग शहरों में सर्कस और मैजिक शो दिखाकर वो हर महीने 30,000 रुपये से ज़्यादा कमाते थे। लॉकडाउन में सब बंद है, घर लौट आए हैं। इन हाथों से जादू नहीं, हकीकत की दीवार बना रहे हैं। मैं पहले मैजिक शो करता था, अब लॉकडाउन के चक्कर में ऐसा हो गया कि मेरे को मजदूरी करना पड़ रहा है, जुड़ाई प्लास्टर करना पड़ रहा है। पहले नहीं तो मेरा अच्छा खासा शो वगैरह चलता था मैजिक का, तो मैं मेले वगैरह में जाकर मैं सर्कस में शो दिखाता था। तो अभी 2-4 महीने से ऐसा हो गया कि मैं मजबूर हो गया हूँ, ऐसा मेरे को मजदूरी करना पड़ रहा है। CMIEE के आंकड़े कहते हैं मार्च में मध्य प्रदेश में बेरोजगारी दर
2.2% थी, जो मई में बढ़कर 27.5% हो गई। रोजगार केंद्रों के मुताबिक मध्य प्रदेश में पहले से ही 27 लाख पंजीकृत बेरोजगार हैं। राज्य में युवा आयोग के सर्वे में भी ये बात सामने आई है कि कोरोना काल में 12 लाख लोगों ने अपनी नौकरी गंवाई है। लॉकडाउन के दौरान राज्य में 7 लाख से ज़्यादा मजदूर लौटे हैं। सरकार ने वैसे इन्हें काम देने के लिए रोजगार सेतु पोर्टल बनाया है, लेकिन उसमें कुछ हजार हाथों को ही अभी तक काम मिला है, बाकी बेरोजगार हैं। सरकारी कृपा दृष्टि से मध्य प्रदेश में अखबार के नाम पर धंधा करने वाले 2 धन्ना सेठों ने करोड़ों कमाए, अब अपनी काली करतूतों की वजह से पुलिस की गिरफ्त में हैं। लेकिन इन्हीं मीडिया संस्थानों में काम करने वाले 2 पत्रकार सड़क पर। जो रोजगार पोर्टल सरकार ने बनाया है उससे थोड़ी बहुत समस्या तो हल होगी, लेकिन फिलहाल थोड़ा है, बहुत किए जाने की ज़रूरत है। भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, NDTV इंडिया। इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम ये एक तरह की परीक्षा है। पंजाब में इसकी काफ़ी कोचिंग होती है। कोचिंग संस्थान वाले काफ़ी नाराज़ हैं कि सरकार खोलने की अनुमति नहीं दे रही है, इसलिए वो एक अलग तरीके से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। पिछले 21 मार्च तो लगातार सरकार ने बसेस में ट्रैवल करने को स्टार्ट कर दिया है, उनको परमिशन मिल गई है। सो एक बस में अगर 50 से 60 सवारियां बैठकर ट्रैवल कर सकती हैं, तो एक कोचिंग क्लास में क्यों नहीं। एक प्राइवेट बस जो है वो यहाँ पर लेकर आए हैं और उसमें अपनी क्लासेस स्टार्ट करके सरकार को ये बताना चाहते हैं कि जो पॉलिसीज़ के ऊपर उन्होंने काम कर ये ट्रांसपोर्ट को परमिशन दी है, शायद वही पॉलिसी हमारे लिए भी लागू हो सकती है। बसेस में जो सोशल डिस्टेंसिंग है वो मेंटेन नहीं की जा सकती, हमारे इंस्टीट्यूट्स में बिल्कुल मेंटेन की जा सकती है। मेरे को आइल्स करनी थी, फ्यूचर मेरा खराब हो रहा था, फिर मेरे को पता चला गया ऐसे करके बसों में आइल्स करवाई जाती, तो फिर मैं कि हम इस तरह से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो सो हो सकता है गवर्नमेंट ये देखकर हमें पढ़ाई की इंस्टीट्यूट ओपन करने के हमें अलाउ कर दें। साड़ी स्टडी बहुत लंबी है, बहुत प्रैक्टिस हुई हुई है, 4 महीने से बिल्कुल जीरो हो चुके हैं। तो जेकर असीं रोजगार लेना है तो सानू अपनी स्टडी चालू रखनी पैनी है, इसलिए असीं सारियां हदायत मुताबिक बस विच क्लास लगा रहे हैं। एक हमको मॉडल बना के दिया जाए कि हमारे जहां सेंटर में 100 बच्चे पढ़ते थे, वहां हमको 20, 30, 40 जैसे भी सरकार चाहती है सोशल डिस्टेंस कैसे मेंटेन रखा जा सकता है, वो ऐसे मॉडल पे काम करने के लिए तैयार हैं। हमको भूखमरी का शिकार होने के लिए मजबूर ना करे। सरकार स्वयं रोजगार की बात करती है, केंद्र सरकार, पंजाब सरकार घर घर नौकरी की बात करती है। सो बड़े बड़े रोजगार के मौके हमने पैदा किए हैं। बहुत सारे वीडियो इस तरह से बिहार और यूपी से टूटी सड़कों के अपने गांवों से, अपने इलाकों से लोग भेजते रहते हैं। उन्हीं का भेजा हुआ है रक्सौल की तरफ का है। और अब ये जो खबर है वो बड़ोदरा से है। यूपी में आपने देखा कि कानपुर में क्या हुआ है, लेकिन बड़ोदरा में एक पुलिस इंस्पेक्टर, एक पुलिस सब इंस्पेक्टर और 4 पुलिस वालों के खिलाफ हत्या और हत्या के प्रयास का मामला दर्ज हुआ है। मामला यह था कि तेलंगाना के एक शेख साहब थे जो चादर बेचकर अपना गुजारा करते थे। चोरी के इल्जाम में इनको थाने लाए और इतना मारा कि शेख साहब मर गए।
और मारने के बाद पूरा थाने के ये जो 6-7 लोग हैं मिलकर सबूतों को मिटाने लगे। गनीमत है कि कोई एसीपी जैसा अफसर है जिसने अपनी कर्तव्य परायणता को समझा है और इन सब के खिलाफ ये हत्या और हत्या के सबूत मिटाने के मामले दर्ज किए। नीलेश ठक्कर की रिपोर्ट देखिए। इसी वडोदरा ने तेलंगाना के शेख बाबू शेख की जान ले ली। वो साड़ियाँ और चादर बेचने के लिए आए थे लेकिन फिर लौट नहीं सके। पूरा परिवार उनकी खोज करता रहा। बेटा वडोदरा में कहाँ कहाँ नहीं भटका। बाद में असली कहानी सामने आई कि किस तरह से शेख बाबू की जान ले ली गई। मेरे पिताजी को फतेहगंज पुलिस ने पकड़ा है और मेरे पिताजी को फतेहगंज पुलिस ने पकड़ के चोरी के केस के अंदर मेरे पिताजी को पकड़ के कस्टडी के अंदर मेरे पिताजी को मार दिया है। मेरे को ऐसा शक है। पुलिस पहले पूरे मामले में लीपापोती करने की कोशिश करती रही, लेकिन जब सीनियर पुलिस अफसर SG पाटिल ने जांच की तो पता चला कि एक इंस्पेक्टर, एक सब इंस्पेक्टर और लोक रक्षक दल के 4 लोगों ने सबूत मिटाने की कोशिश की। इसके बाद आरोपियों पर कार्रवाई के आदेश हुए। 3 तो इनकी ट्रांसफ़र हो चुकी है, 2 अहमदाबाद में है, एक अमरेली जिले में है और 3 यहाँ पर हैं। और उनके मतलब एक दो एविडेंस मिलने के बाद आईओ उनको अरेस्ट करने की प्रोसीजर चालू कर रहे हैं। अभी वो फरार है कुछ। आरोपियों ने शेख बाबू की मौत के बाद CCTV बंद कर दिए थे। शेख बाबू चले गए लेकिन उनके परिवार को इंसाफ की उम्मीद बंध रही है। वडोदरा से नीलेश ठक्कर की रिपोर्ट, NDTV इंडिया। ठीक इसी तरह की घटना तमिलनाडु में हुई थी, जब पुलिस इंस्पेक्टर ने जयराज और उनके बेटे को थाने में ले जाकर उनके साथ न जाने कितनी यातनाएं की और पूरा तमिलनाडु उठ खड़ा हुआ था जयराज के और उनके बेटे के समर्थन में। और अब राजनीतिक खबरें। कांग्रेस नेता और अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा मध्य प्रदेश की राजनीति में भी कूद गए हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी छोड़ कांग्रेस में शामिल हुए बिहारी बाबू ने कहा कि बीजेपी मध्य प्रदेश में 3 खेमों में बंट गई है। एक खेमा शिवराज है, दूसरा खेमा नाराज है और तीसरा खेमा महाराज है। दरअसल मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार में नए मंत्रियों ने शपथ तो ले ली है, लेकिन अभी तक उनके बीच विभागों का बंटवारा नहीं हुआ है। माना जा रहा है कि बीजेपी में शामिल हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने समर्थकों के लिए मलाईदार मंत्रालय मांग रहे हैं, जबकि बीजेपी के पुराने दिग्गज अपने कद के हिसाब से मंत्री पदों की मांग कर रहे हैं। ऐसे में शिवराज लगातार दबाव में है और माना जा रहा है कि हाईकमान की मुहर के बाद ही मंत्री पद बांटे जाएंगे। बिहार की मुख्य विपक्षी पार्टी आरजेडी नहीं चाहती कि कोरोना संकट के बीच विधानसभा चुनाव कराए जाएं। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि राज्य में कोरोना की वजह से हालात बहुत खराब हैं और उन्हें लगता है कि चुनाव कराने के लिए ये सही स्थिति नहीं है। तेजस्वी ने कहा कि कोई भी ये अंदाजा लगा सकता है कि जब कोरोना का वायरस मुख्यमंत्री आवास तक पहुंच गया है तब आम लोगों का क्या हाल होगा। उनके मुताबिक बिहार में चुनाव का माहौल बनाने के लिए कोरोना की टेस्टिंग काफी कम की जा रही है। तेजस्वी ने यह भी कहा कि पता नहीं नीतीश को किस बात की जल्दबाजी है कि वो राज्य में विधानसभा चुनाव करवाने को आतुर हैं। साल के अंत में बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में कोरोना संकट के दौर में बीजेपी की तर्ज पर जेडीयू ने भी वर्चुअल रैलियों का रास्ता पकड़ लिया है, लेकिन बिहार में विपक्ष वर्चुअल रैलियों का पुरजोर विरोध कर रहा है। दरअसल बिहार की ज्यादातर पार्टियां डिजिटल माध्यमों में काफी पिछड़ी हुई हैं। ऐसे में विपक्ष ने निर्वाचन आयोग से वर्चुअल रैलियों पर रोक लगाने की मांग की है। इससे पहले बीजेपी की वर्चुअल बैठक को लेकर अखिलेश यादव समेत कई दूसरे नेताओं ने इसमें बहुत ज्यादा खर्च को लेकर सवाल उठाए थे। और इस हिस्से की शुरुआत हमने बिहार की एक टूटी हुई सड़क से की है। अब मध्य प्रदेश की सड़क देखिए, लोगों का सब्र टूट गया तो वहां पर उन्होंने धान ही रोक दी है। अब देखो पारा लगाओ भाई, लगाओ पतला
और इस देश की बात की शुरुआत में, आज के देश की बात की शुरुआत हमने पटना से की थी और बताया था कि किस तरह से बिहार शुरू से इन मामलों में लापरवाह रहा और अब वहां पर स्थिति नियंत्रण से बाहर होती हुई जा रही है, जिसकी वजह से पटना में 1 हफ्ते का लॉकडाउन किया गया है। और इसी तरह की खबरें दूसरी जगहों से भी हैं, लगातार संख्या बढ़ती जा रही है। मगर धारावी, जहां लगा था शुरू में कि असंभव होगा यहां पर संक्रमण के प्रसार को रोकना, एक ठीक ठाक समय से धारावी से कोई इस तरह की खबर नहीं आई है। और यही नहीं, अब जो औसत है वहां केस के डबल होने का, वो 247 दिनों में डबल होने का है। इतना बड़ा औसत तो भारत में कहीं भी कभी किसी चीज का, किसी जगह का रहा हो, मुझे तो, मेरी जानकारी नहीं है, आसानी से ये बात याद भी नहीं आती है। धारावी ने ये कमाल कैसे किया है, ये रिपोर्ट देखिए। आखिरकार सबसे घनी बस्ती में कोरोना वायरस पर ब्रेक लग चुका है। 7 जुलाई को धारावी में कोरोना का सिर्फ 1 मामला रिपोर्ट हुआ। करीब 8 लाख से ऊपर की जनसंख्या वाली इस बस्ती में 1 अप्रैल को मौत के साथ पहला मामला रिपोर्ट हुआ था। अप्रैल महीने के अंत तक 18 दिनों के डबलिंग रेट के साथ 491 मामलों ने चिंता बढ़ाई। मई महीने में डबलिंग रेट 43 दिन तो हुआ, मगर 56 मौतों के साथ 1216 मामले सामने आए। लेकिन जून आते आते डबलिंग रेट 78 दिन तक चला गया, मौतें न के बराबर रिपोर्ट होने लगी और जुलाई में डबलिंग रेट 247 दिन का हो चुका है। और इसी महीने में यानी बीते 7 दिनों में 67 नए मामले रिपोर्ट हुए हैं। 4 जुलाई को 2 मामले आने के बाद 7 जुलाई को सबसे कम 1 केस इस बस्ती में रिपोर्ट हुआ। यहाँ अब तक कुल 2335 पॉजिटिव केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जिनमें से 1735 मरीज ठीक होकर घर जा चुके हैं, यानी कि 74% मरीज वायरस को मात दे चुके हैं। बीएमसी ने धारावी की बस्तियों में 4T मुहिम चलाई, ट्रेसिंग, ट्रैकिंग, टेस्टिंग और ट्रीटमेंट। लेकिन कई लोग बड़ी संख्या में यहाँ से मजदूरों के पलायन को जीत की वजह मानते हैं। इस वार्ड के असिस्टेंट म्युनिसिपल कमिश्नर इन दावों का जवाब दे रहे हैं। अगर आप सेंसस पॉपुलेशन ऑफ धारावी देखें तो आज 6,53,000 लोग सेंसस के हिसाब से धारावी में हैं। तो जरूर वो जाने की वजह से फायदा हुआ है, लेकिन वो एक इकलौता रीजन हो नहीं सकता। 4Ts मतलब ट्रेसिंग, ट्रैकिंग, टेस्टिंग एंड ट्रीटमेंट। तो अभी क्या हो रहा है कि खुद जाके ढूंढने की वजह से जल्दी डिटेक्ट हो रहा है, जल्दी डिटेक्ट होकर जल्दी टेस्ट हो रहा है, जल्दी टेस्ट हुआ तो जल्दी ट्रीटमेंट हो रही है और जल्दी ट्रीटमेंट हुई तो जल्दी डिस्चार्ज हो रहा है। उन डॉक्टरों की प्रशंसा भी जरूरी है जो 50 पार होकर भी यहाँ फीवर क्लिनिक चलाते रहे। धारावी के हर कोने में हमने ऐसा डिसाइड किया, जो डॉक्टर जिस एरिया में प्रैक्टिस करता है अपना अपना एरिया, लोकल एरिया संभाले। क्योंकि वहाँ पे क्या होता मैडम, पेशेंट जो है हमारे से ज़्यादा कांटेक्ट है, तो उनको बाहर निकलने में काफ़ी आसानी की हमारा डॉक्टर, फैमिली डॉक्टर। हम लोग वॉलंटरी आए हैं और हम लोग कोविड सेंटर भी संभाल रहे हैं। मतलब बीएमसी के कोविड सेंटर में भी काम, कोविड सेंटर में काम है, DCHC में। मैडम एक्चुअली क्या है, इतना करने के बावजूद, पूरी फैमिली के साथ इन्फेक्ट होने के बावजूद हमारे डॉक्टर पीछे नहीं हटे। बीएमसी में भी जा करके जॉब उन लोग कर रहे हैं। यहाँ मोस्टली 5 to 6 डॉक्टर्स प्रेजेंट है। नाइट ड्यूटी, मॉर्निंग ड्यूटी, शिफ्टिंग ड्यूटीज में काम कर रहे हैं। इसके साथ साथ धारावी में पुलिस के सख्त लॉकडाउन और भूखे लोगों के लिए भोजन का इंतजाम करने वाली संस्थाओं की दिन रात की मेहनत के दम पर कभी डरा रही धारावी अब पूरे देश को सिखा रही है। धारावी मॉडल शहर के कई हिस्सों में कोरोना से जंग जीतने के लिए लागू भी हो चुका है। मुंबई से पूजा भारद्वाज की रिपोर्ट, NDTV इंडिया के लिए। हमने इस लड़ाई की शुरुआत में भीलवाड़ा मॉडल देखा, केरल मॉडल देखा, लेकिन धारावी मॉडल उन सभी मॉडल में से एक असंभव सा लगने वाला मॉडल है। सहायक आयुक्त जिस फॉर्मूला की बात कर रहे हैं, टेस्टिंग, ट्रेसिंग की, यही वो फॉर्मूला था जिस पर हमें 24 मार्च से पहले से लगातार चलना चाहिए था। अगर हम चलते तो राष्ट्रीय स्तर पर या अलग अलग राज्यों में, बिहार जैसे राज्यों में इतनी बड़ी असफलता नहीं होती। वाकई स्वयंसेवी संगठन, पुलिस के लोग, डॉक्टर और सहायक आयुक्त जिस तरह के ऑफिसर हैं जो टीम बनाकर नेतृत्व कर रहे हैं, उन्होंने धारावी में जो कमाल किया है वो तारीफ के काबिल है। और पूजा भी, जिन्होंने ये रिपोर्ट फाइल की है, जो हमारी सहयोगी हैं। आप देख रहे थे देश की बात 6 से 7। नमस्कार।